दोस्तों, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हाइपोथेटिकल बोर मॉडल। ठीक है, तो हाइपोथेटिकल बोर मॉडल में क्या है, मान लो कूलॉम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैलिड नहीं है, उसके बदले जो हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अबाउट द न्यूक्लियस, दैट इज अबाउट अ सर्टेन पोटेंशियल फंक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड वो जो फंक्शन है वो हमें दिया हुआ होगा, दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ आर। ऑब्वियस सी बात है, जो न्यूक्लियस से दूरी है, और बोर क्वांटाइजेशन को हम यहां पर वैलिड मानेंगे। तो अगर मान लो हमें कोई नया फंक्शन दे दे पोटेंशियल का, तो उन केसेस में हम किस तरीके से प्रॉब्लम को लेकर डील करेंगे, सबसे पहले हम उस बात को समझते हैं। ठीक है, सो अगर हमें कोई नया पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले ध्यान दो, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका मास है m और उसका स्पीड है मान लो v। ठीक है, सो जो भी हमारा अट्रैक्टिव फोर्स है, जो भी हमारा अट्रैक्टिव फोर्स है, दैट मस्ट प्रोवाइड द नेसेसरी centripetal force, that must provide the necessary centripetal force, right? अच्छा, पहली बात, एक बात ध्यान देना, जो यहां पर जो हमारा फोर्स होना चाहिए, that must be towards the nucleus, यानी that must be directed along this। ठीक है, so this force must be attractive, जो कि हम लोग यहां पर लिख रखे हैं। अच्छा, यू अगर दे रखा है हमारा एफ वेक्टर क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस डो यू बाई डो आर इंटू आर कैप, राइट? समझ में? अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, एफ वेक्टर मस्ट बी अलोंग minus r cap to the force to be attractive। तो कोई भी फोर्स को अट्रैक्टिव होने के लिए उसको सबसे पहली बात तो है माइनस आर कैप के अलोंग होना ही पड़ेगा। अगर एफ वेक्टर हमारा प्लस आर कैप के अलोंग है, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा कोई फील्ड के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन स्टेबल बन ही नहीं सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं, जो इफ एफ वेक्टर इज अलोंग आर कैप, फोर्स इज अ रिपल्सिव, एंड फोर्स रिपल्सिव है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव, वहां पर तो इलेक्ट्रॉन हमारा स्टेबल होगा ही नहीं। तो अगर कोई नया पोटेंशियल फील्ड तुम्हें दिया हुआ है, तो सबसे पहले चेक करो जो ये वाला फील्ड हमारा पॉसिबल भी है या नहीं। यानी एफ वेक्टर टू बी अलोंग minus r cap is necessary, बट ध्यान देना मैं यहां पर वर्ड यूज कर रहा हूं नेसेसरी, बट नॉट सफिशिएंट फॉर अ स्टेबल ऑर्बिटल। एफ वेक्टर जो है वो माइनस आर कैप के अलोंग होना डेफिनेटली नेसेसरी कंडीशन तो है ही है, हां भले ही वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन क्या होगा उसके बारे में हम इस टॉपिक के लास्ट में बातचीत करेंगे, बट इतना तो बेयर मिनिमम हमारा होना ही चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ वेरी 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 बेसिक प्रिंसिपल। मान लो U जो है दैट इज इक्वल्स टू अल्फा आर स्क्वायर, अल्फा इज ग्रेटर देन 0। Assume
Bohr quantization to be valid. Assume the Bohr quantization to be valid. ठीक है? So find Vn, Rn and En. Yani we have to find the velocity of the nth Bohr orbit, the radius of the nth Bohr orbit and the energy of the nth Bohr orbit. तो ऐसी चीजों को हम किस तरीके से डील करेंगे? अच्छा, तो ऑब्वियस सी बात है, एफ वेक्टर मेरे पास कितना आएगा? माइनस डो यू बाई डो आर इंटू आर कैप, यानी एफ वेक्टर जो आएगा दैट विल बी -2 अल्फा आर इंटू आर कैप. ये हमारे पास आने वाला है. अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, आर हमारा पॉजिटिव है, अल्फा हमारा पॉजिटिव है, तो एक बात तो है, जो एफ वेक्टर इज अलोंग माइनस आर कैप, तो फोर्स जो है दैट फोर्स इज डेफिनेटली अट्रैक्टिव. फोर्स जो है वो हमारा डेफिनेटली अट्रैक्टिव इन नेचर है. ठीक है? अच्छा, ऑब्वियसली बात है, दिस फोर्स मस्ट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स. ये जो हमारा फोर्स है वो डेफिनेटली हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो हमारा प्रोवाइड करेगा. ठीक है? सो सेंट्रीपेटल फोर्स अगर प्रोवाइड करेगा तो इन दैट केस ध्यान दो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. एम वी स्क्वायर बाई आर जो होगा दैट मस्ट बी 2 अल्फा आर. यानी व्हाट वी हैव इज v square upon r square will be equals to 2 alpha upon m. v square upon r square must be equals to 2 alpha upon m. और बोर क्वांटाइजेशन तो वैलिड है ही है. ठीक है? सो mvr will be equals to nh by 2 pi, यानी v इंटू आर इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई m. एंड नाउ v और r निकालने के लिए सबसे पहले इसको मैं स्क्वायरिंग कर देता हूं, तो मेरे पास जो आएगा दैट विल बी v स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर. ये हमारे पास आने वाला है. एंड अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो सिंपली मल्टीप्लाई करने के बाद जो मुझे मिलेगा v टू द पावर 4 इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर इंटू 2 alpha by m into n square. So what we get is v to the power of 4 equals to alpha a square by 2 pi square m cube into n square. ये हमारे पास सबसे पहला जो रिलेशन है वो हमारे पास आ चुका है. सो दोस्तों ध्यान देना, मेरे पास v जो आ जाएगा that v will come out to be equals to alpha h square by 2 pi square m cube to the power of 1 by 4 into root n. So v will be proportional to root n, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं. ठीक है? एंड अगर मैं यहां पर r के बारे में बात करूं तो दोस्तों ध्यान देना, r जो आएगा दैट विल बी nh बाई 2 पाई mv. सो r मेरे पास क्या आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू, इसको मैं v नॉट लिख देता हूं, v जो है वो है मेरा v नॉट रूट n
जो कि थोड़ा गंदगी कम हो जाए, ठीक है। सो आर जो मैं लिख सकता हूं दैट विल बी इक्वल्स टू NH by 2 pi mv and that will be V naught root n implies जो हमारा R आएगा that will be a new constant R naught into root n। तो जो मेरा V और R है वो दोनों मेरा डायरेक्टली रूट n के साथ प्रोपोर्शनल है, जो कि होना भी चाहिए था क्योंकि V by R जो है वो हमारा साफ साफ n का इंडिपेंडेंट आ रहा है, क्योंकि हम साफ साफ देख सकते हैं यहां पर। तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। अच्छा, mv स्क्वायर का वैल्यू जो है वो है 2 अल्फा स्क्वायर r स्क्वायर। इसको इस फॉर्मेट पे रहने दो, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 2 अल्फा r स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू अल्फा r स्क्वायर। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन तो मैं पहले से ही निकाल रखा हूं, U जो है दैट इज इक्वल्स टू अल्फा r स्क्वायर। तो जो मेरा टोटल एनर्जी आएगी जिसको मैं E से रिप्रेजेंट करूंगा दैट विल बी अल्फा r स्क्वायर प्लस अल्फा r स्क्वायर। So E will simply come out to be equals to 2 अल्फा r स्क्वायर, यानी E मेरे पास आ जाएगा 2 अल्फा r नॉट स्क्वायर इंटू n। एंड अगेन r नॉट भी एक कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है, तो ये वाला चीज हमारा कांस्टेंट होंगे। तो जो हमारा nth बोर ऑर्बिट होगा ठीक है। अच्छा, बाकी सब कुछ सही है, बाकी परफेक्टली सब कुछ सही है। ये पूरा एनालिसिस हमें समझ में आ चुका है। जो हमारा फर्स्ट बोर्ड लेवल होगा वो हमारा ई नॉट होगा, नेक्स्ट वाला 2 ई नॉट होगा। यानी एक बात तो निश्चित है, जो ऑल एनर्जी लेवल्स आर इक्विस्पेस्ड, जो भी एनर्जी लेवल होंगे वो तो डेफिनेटली हमारा इक्विस्पेस्ड है, वो बात तो निश्चित है। बस एक प्रॉब्लम है, दिस मॉडल इज नॉट अ वेरी गुड मॉडल। द रीजन बीइंग, नोट E is greater than 0 for all possible values of n। एनर्जी जो है वो हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, इंफिनिटी पे जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके साथ न्यूक्लियस का कोई अट्रैक्शन नहीं होंगे। हाँ, यहां पर तो बात हमारा सही है, जो यू हमारा अल्फा r स्क्वायर है तो r बढ़ेगा तो यू हमारा इनफाइनाइट होगा, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन और अगर उस फील्ड का इंटरेक्शन नहीं होता तो एनर्जी जो होती वो जीरो होती, राइट। यानी इन अ प्रेजेंस ऑफ फील्ड इलेक्ट्रॉन इज गेनिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा एनर्जी जो है वो हमारा गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी गेन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दिस फील्ड विल नॉट गिव अस अ स्टेबल मॉडल। द रीजन बीइंग, ऐसा कोई मॉडल जिसमें ये हम बात कर रहे हैं ये स्टेबल मॉडल होना तो मुश्किल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए प्रेफरेबल तो यही होगा जो वो इस एनर्जी फील्ड पे ही ना आए, रादर वो जो है वो हमारा कोई एक इनफाइनाइट में इस फील्ड से कंप्लीटली अलूफ होकर ही एग्जिस्ट करे। तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, जी हां,
क्या ऐसे एनर्जी लेवल्स डिफाइंड होना पॉसिबल है? जी हां, बिल्कुल सही बात है। इट्स मोर लाइक तुम न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन को एक स्प्रिंग के सहारे जोड़ रखे हो। न्यूक्लियस का मास को नजरअंदाज करो, जहां पर कोई भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन तो नहीं हो रही है, लेकिन जो हमारा काइनेटिक जो हमारा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज कमिंग इनटू एक्ट। यानी एक पॉइंट पे बांध दो स्प्रिंग को और एक इलेक्ट्रॉन को हम चारों तरफ गोल 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 घुमा रहे हैं और उस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ हमारा 0 है, तब ये वाला मॉडल जो है दैट कम्स इनटू प्ले। मॉडल पॉसिबल है थियोरेटिकली, जी हां, बिल्कुल सही बात है, बट देख सकते हैं ये कोई बहुत ज्यादा अच्छा मॉडल तो नहीं है, क्योंकि हर ऑर्बिट का एनर्जी जो है वो हमारा पॉजिटिव है और इन जैसे जैसे बढ़ाऊंगा एनर्जी वैसे वैसे बढ़ते बढ़ते वो बहुत बड़ा प्रैक्टिकली इनफाइनाइट वैल्यू को अप्रोच करेगा फॉर हायर वैल्यूज ऑफ एन। तो ये बेसिक बातें मेरे ख्याल से हमें यहां पर समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो लेट्स रिडिफाइन एक दूसरा हमारे पास फील्ड लेकर काम करते हैं। लेट्स सी वहां पर हम कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं या नहीं करते हैं। ओके दोस्तों, सो U equals to K ln R K is greater than 0. Bohr quantization is valid. Find Vn, Rn and En. ठीक है, the energy of the nth Bohr orbit. ठीक है, सो कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली बात है, देखो यहां पर इस पार्ट में तो क्वेश्चंस रिपीटेटिव ही होंगे, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट तो केवल और केवल एक ही है। ठीक है, मैं डिफरेंट एग्जांपल्स लेके बस दिखाना चाहूंगा जो कहां पर ऑर्बिटल हमारा स्टेबल हो रहा है और कहां पर हमारा अनस्टेबल हो रहा है। ठीक है, आई विल डिस्कस दैट। सो एफ वेक्टर जो आएगा दैट विल बी सिंपली माइनस के बाई आर इंटू आर कैप। अच्छी बात है, के हमारा पॉजिटिव है, आर भी हमारा पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं जो एफ जो है दैट एफ वेक्टर इज डेफिनेटली कमिंग आउट टू बी अट्रैक्टिव। दैट्स अ गुड न्यूज टू अस। ठीक है, ओके, सो ऑब्वियसली बात है ये हमारा नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो mv स्क्वायर बाई आर विल बी इक्वल्स टू k बाई आर। तो v का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी अंडर रूट k बाई m। अच्छा, अच्छी बात यह है जो वेलोसिटी आ गया है वो डायरेक्टली हमारे पास कांस्टेंट आ गया है। सो v इज अ कांस्टेंट, यानी what I mean to say is it does not depend upon n। ये हमारा n पर जो है वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ओके, सो फार सो गुड। नाउ mvr इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई। ये क्वांटाइजेशन तो हमारा वैलिड है। v का वैल्यू तो हमारे पास कांस्टेंट आ गया रूट ओवर k बाई m, तो व्हाट आई कैन राइट इज रूट ओवर एम के इंटू आर इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई। सो r आ जाएगा h बाई 2 पाई रूट ओवर एम के इंटू एम। एंड ये जो हमारा चीज है ये खुद हमारा एक कांस्टेंट है, तो मैं ये लिख दूंगा R विल बी सिंपली इक्वल्स टू आर नॉट इंटू एन। R जो आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू आर नॉट इंटू एन। तो R जो है रेडियस वो हमारा n का जो वैल्यू है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। अच्छा, एंड नाउ जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर, या ये हाफ m इंटू वी स्क्वायर। सो हाफ एम वी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाई एम, तो mm गॉन, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी दैट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट एंड विल बी इक्वल्स टू k बाई 2।
और जो u होगा हमारे पास दैट विल बी इक्वल्स टू k ln r, तो k ln r नॉट इंटू n, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सो जो हमारा टोटल एनर्जी होगी E, वो इन दोनों का सम होगा, दैट इज k हाफ प्लस ln r नॉट माइनस ln n। सो जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा एनर्जी जो है वो हमारी कम होती जाएगी। एनर्जी लेवल भी हमारा यहां पर इक्विस्पेस्ड नहीं है, तो एज n increases the energy level decreases. So that's the second question regarding the hypothetical Bohr model. अगर इस प्रकार का फंक्शन दिया हुआ है तो हमारे साथ ये होने वाली है। Now moving on, मान लो अब यहां पर ये दिया हुआ है, मैं पोटेंशियल एनर्जी को नया तरीके से डिफाइन कर रहा हूं। अगर दो चार्ज है Q1 और Q2 और उनके बीच में डिस्टेंस है मान लो R, तो U जो है वो हमारा दिया हुआ है 1/4πε0 Q1 Q2 R क्यूब। ठीक है, दैट्स अ न्यू डेफिनेशन। अगर दो चार्ज है उनके बीच का सेपरेशन है R, तो उस दोनों चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन एनर्जी है दैट इज गिवन टू बी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब। ठीक है, यानी हमारा जो U है, चलो ठीक है इसी फॉर्मेट पे रहने दो, कोई बात नहीं, मैं अभी अल्फा बाय आर क्यूब नहीं लिख रहा हूं। सो मान लो कंसिडर, वैल्यूज ही पुट करवाते हैं सीधा। कंसिडर अ हाइड्रोजन लाइक एटम चार्ज on charge on nucleus plus Ze। तो सवाल यह है फाइंड Vn, Rn and En। देखते हैं क्या ये हमें एक स्टेबल ऑर्बिटल दे सकता है या फिर नहीं, कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके बारे में भी देखते हैं। ओके, सो बाय द वे U हमारे पास कितना आएगा, Q1 जो है वो है प्लस Ze, Q2 जो है वो है माइनस E। सो मेरे पास जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस E² बाई 4πε0 इंटू Z बाई R क्यूब। ये हमारे पास U आएगा। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज F वेक्टर। सो F वेक्टर जो हमारे पास आएगा दैट विल बी, अच्छा माइनस du बाई dr r कैप होगा। अच्छा ये वाला माइनस और ये वाला माइनस समाप्त, लेकिन आर क्यूब का डिफरेंशिएशन में एक बार और माइनस आएगा, तो टोटल 3 बार माइनस आ रहा है, सो दैट विल मेक इट प्लस, दैट विल मेक इट माइनस, दैट विल बी 3e² बाई 4ε0 z बाई r टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, ऑब्वियसली आर कैप। सो एफ वेक्टर जो है वो माइनस आर कैप के अलोंग है, तो द फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो फोर्स हमारा अट्रैक्टिव है तो मॉडल बन तो सकता है, तो मॉडल बन सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना चाहिए। तो mv² बाई r इक्वल्स टू 3a² 4πε0 z बाई r टू द पावर 4, यानी mv² r क्यूब विल बी 3e² बाई 4πε0 into z. So that is the first relation that we are going to get, as we can clearly see.
And the next relation that we can talk about is MVR equals to NH by 2 pi. So इसको स्क्वायरिंग कर दूंगा तो m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर by 4 pi square. And that is now the second relation that we are going to talk about. This is the second relation. Now if we divide, तो सिंपली मेरे पास जो आ जाएगा, मेरे पास v स्क्वायर तो कट हो जाएगा, तो बचेगा जो है वो है r बाई m. तो r बाई m का जो वैल्यू आएगी, इसको इससे डिवाइड करो तो 4 पाई स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर एविडेंटली 4 कटेगा, पाई कटेगा, तो 3 पाई ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर into z by n square. So what we are going to get is m को उधर multiply कर दो, so r will simply come out to be r naught into z by n. Z by n square. ठीक है, ये मेरे पास सबसे पहले जो है वो चीज आ चुका है. तो रेडियस आर के साथ, वाओ, अ बिग इशू, बहुत ही अमेजिंग सा मॉडल है. ध्यान देना, एज n इंक्रीजेस r डिक्रीजेस, यानी हायर ऑर्बिटल्स are closer to nucleus. जो हमारा हायर ऑर्बिटल्स है वो हमारा न्यूक्लियस का क्लोजर है. दैट्स अ वेरी 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 अमेजिंग थिंग. क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखो ऑब्वियस सी बात है, हायर ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस से ज्यादा दूरी पे होना चाहिए एज कंपेयर टू लोअर ऑर्बिटल्स. तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर अगर हम बात करेंगे, दिस विल बी एन इन्वर्टेड मॉडल. यहां पर जो हम मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं वो हाईली अनस्टेबल है, एंड दिस इज गोइंग टू बी एन इन्वर्टेड मॉडल. अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, MVR इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई. सो V जो आएगा दैट विल बी NH बाई 2 पाई m. R की जगह पर लिख दूंगा मैं R नॉट इंटू n स्क्वायर बाई Z. सो V जो आ जाएगा दैट विल बी H बाई 2 पाई m R नॉट इंटू n क्यूब बाई Z. यानी what I can write is V equals to V naught into n cube by Z. ठीक है, that's the second relation. Again हम देख सकते हैं जैसे जैसे दूरी पे जाएंगे, दूरी मतलब हायर ऑर्बिटल पे जाएंगे, उसका वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है. So basically we have to also cap the value of n, क्योंकि beyond a certain point that velocity will obviously increase the velocity of light. That velocity will exceed the velocity of light. तो वहां पे तो हमें कैप करना ही पड़ेगा. इनका एक certain वैल्यू से ऊपर जो है वो तो डेफिनेटली हमारा हो नहीं सकता है. Now अगर मैं एनर्जी लिखने का कोशिश करूं तो काइनेटिक एनर्जी की कितनी होगी? Kinetic energy will be equals to half m into v square. अच्छा, और जो v स्क्वायर की mv स्क्वायर की वैल्यू है दैट इज 3e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू z बाई r क्यूब. सो व्हाट आई गेट इज हाफ 3e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r क्यूब इंटू z.
सो काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगी मेरे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू 3/2 E square 4 pi epsilon naught Z by R क्यूब। और जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगी U, दैट U विल बी इक्वल्स टू, यहां पर अगर हम ध्यान दें, दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस E स्क्वायर बाई 4 pi epsilon naught इंटू Z बाई R क्यूब। ठीक है। सो जो हमारा टोटल एनर्जी होगी, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, सो बेसिकली हमारा 3 माइनस 1 1/2 आ जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू E स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ R क्यूब के, अगर R के बारे में मैं बात करूं तो R मेरा क्या है, R नॉट इंटू Z बाई एन स्क्वायर। सो दिस विल बी R नॉट क्यूब Z क्यूब n टू द पावर 6 इंटू Z। तो E जो आ जाएगा, ये सब कुछ को कांस्टेंट में डाल दो, तो व्हाट वी विल गेट इज सिंपली E इक्वल्स टू E नॉट इंटू n टू द पावर 6 अपॉन Z स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। आगे की होना भी चाहिए था, v अगर प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाई z है, तो यहां पर उसके स्क्वायर के साथ ही प्रोपोर्शनल होना चाहिए था। दैट वाज प्रीटी एविडेंट। एंड ध्यान देना, so again we can say, again this model is not going to be a stable one. ये वाला मॉडल जो है वो हमारा कोई स्टेबल ऑर्बिटल जो है वो तो हमें नहीं दे सकता है। ठीक है, एक लास्ट ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक जो मॉडल्स किए हैं सब में यही बोलता रहा हूं, जो यार ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है। तो सर कभी स्टेबल हो भी सकता है क्या, जो हम लोगों ने जो केस किए हैं उसके अलावा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू वन एग्जांपल जहां पर मॉडल एक्चुअली हमारा स्टेबल बनने वाला है, एंड आफ्टर दैट वी विल गिव यू अ कंडीशन। ठीक है, एंड ऑल्सो जनरलाइज इट, जो कि कब हमारा मॉडल स्टेबल होगा और कब हमारा मॉडल स्टेबल नहीं होगा। लेट्स सी। ओके दोस्तों, सो नाउ दिस इज लास्ट एफर्ट। जो हाइड्रोजन एटम है U जो है वो है माइनस a बाई आर टू द पावर 3/2। a जो है वो हमारा कोई एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, a जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 है। बोर क्वांटाइजेशन को वैलिड मानो एंड देन फाइंड Vn, Rn एंड एवरीथिंग, En वगैरह। लेट्स सी वेदर इट इज गोइंग टू बी स्टेबल और नॉट। सो क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान दो। जो हमारा F वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस डो U बाई डो R इंटू R कैप। सो माइनस माइनस विल बी प्लस, लेकिन एक और माइनस तो आएगा, माइनस 3a बाई 2 R टू द पावर ऑफ माइनस 5/2 इंटू R कैप। ये हमारे पास F वेक्टर आएगा, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई R। सो mv स्क्वायर बाई R इक्वल्स टू 3a बाई 2 R टू द पावर ऑफ 5/2, यानी what we get is mv स्क्वायर इंटू R टू द पावर ऑफ 3/2 इज इक्वल्स टू 3a बाई 2, यानी m को तो यहां पर खत्म कर दो, तो v स्क्वायर इंटू R टू द पावर 3/2 विल बी इक्वल्स टू 3a बाई 2m। और इसके अलावा जो है वो है मेरा mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई।
तो V इंटू R इक्वल्स टू H बाई 2πm इंटू N, ये हमारे पास आएगा V इंटू R। And now if I square it, so what I get is V square R square equals to H square by 4 pi square M square into N square. Now let's divide this by this. Let's divide this by this. तो मेरे पास जो आ जाएगा that will be V square gone, root R equals to A square by 4 pi square M square into 3A 2M into N square, and this is constant, ठीक है। So मेरे पास जो आ जाएगा, इसे स्क्वायरिंग कर दो तो R will simply come out to be R naught into N to the power of 4। अरे दोस्तों, तो यहां पे वो सब प्रॉब्लम तो है नहीं हमारे पास, जो ये यहां पे हमारा इन्वर्टेड मॉडल्स है, ये सब कोई प्रॉब्लम जो नहीं है। इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉडल, और ऑब्वियसली बात है एज n इंक्रीजेस R ऑल्सो इंक्रीजेस, यानी जो नॉर्मली होता है, जो हमारा हायर एनर्जी लेवल्स है, जो हमारा हायर ऑर्बिटल्स है, वो हमारा न्यूक्लियस से दूरी पर है। सो वी आर गोइंग टू गेट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉडल, ठीक है। So V equals to H by 2 pi M R, अगेन बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, तो मेरे पास ये आ जाएगा V equals to V naught by N cube। V इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास V नॉट बाई N क्यूब, ठीक है। तो यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जैसे N बढ़ेगा V हमारा डेफिनेटली कम होती जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ M इंटू V स्क्वायर, एंड नाउ V स्क्वायर का वैल्यू अगर हम यहां से चेक करें, दैट विल बी हाफ इंटू 3A बाई 2 इंटू 1 बाई R टू द पावर ऑफ 3 बाई 2। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी यहां से आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 3A बाई 4 इंटू R टू द पावर ऑफ 3 बाई 2। और यू जो है वो तो हम लोगों ने पहले ही लिख रखे हैं, माइनस A बाई R टू द पावर ऑफ 3 बाई 2। तो जो हमारी एनर्जी आएगी E, वो होगी इन दोनों का एडिशन, तो माइनस A बाई 4 R टू द पावर ऑफ 3 बाई 2। नाउ R इज प्रोपोर्शनल टू N टू द पावर 4, R इज प्रोपोर्शनल टू N टू द पावर 4। तो यहां पर अगर हम साफ साफ देखें तो E जो आएगा दैट विल बी E नॉट बाई N टू द पावर ऑफ 6। बट अच्छी बात यह है, जो आगे हमारा एक का माइनस है, तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है, दिस इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, सो एनर्जी ऑफ ईच लेवल, तो ऑब्वियस सी बात है, एज N इंक्रीजेस E also increases, and energy levels have negative energy। एनर्जी लेवल्स जो है उसके पास नेगेटिव एनर्जी है, यानी इनफाइनाइट में इलेक्ट्रॉन रहने से बेटर ये महसूस करेगा जो कि वो ये वाले पोटेंशियल फील्ड के अंदर रहे। तो सिंपल सी बात है, एनर्जेटिकली इलेक्ट्रॉन्स को फायदा पहुंच रही है, तो दिस इज अ स्टेबल
मॉडल। पहली बार हम लोग एक स्टेबल चीज को आइडेंटिफाई कर पाए हैं। अ क्विक क्वेश्चन ट्राई करना भी, यहां पर r⁴/2 के बदले एक बार r² लेकर ट्राई करना। यू आर गोइंग टू गेट अ कंट्रोडिक्शन, ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट अ कंट्रोडिक्शन, थिंक अबाउट इट, एक कंट्रोडिक्शन आएगा। अगर यहां पे r⁴/2 के बदले अगर मैं r² दूंगा ना, तो वो वाला क्वेश्चन हमारा एक कंट्रोडिक्शन आने वाला है, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, उसमें कैलकुलेशन एक पॉइंट पे जाके डेफिनेटली रुक जाएगी, ठीक है। तो सवाल अब लास्ट ये है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है दैट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, that is revolving in a circular orbit of radius r in a potential energy field given as a -a/r⁴n, a is greater than 0। तो सवाल यह है, फाइंड condition on n for the orbital to be a stable one। ठीक है, कोई अगर ऑर्बिटल में गोल गोल घूम रहा है तो वो ऑर्बिटल स्टेबल हो, इस चीज का कंडीशन क्या है? Right, let's see. So u equals to -a/r⁴n। तो हमारे पास जो f वेक्टर होगा, माइनस माइनस विल मेक इट प्लस, एंड अगेन एक हमारा -n तो आएगा, सो दैट विल बी -na/r⁴n+1 इंटू r कैप। ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है तो फोर्स हमारा डेफिनेटली अट्रैक्टिव है। तो एक बात तो निश्चित है, फोर्स इज अट्रैक्टिव, ठीक है। बाय द वे एन का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये भी बात सिंपल है। तो एन जो होगा वो हमारा डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 तो होना ही पड़ेगा, ये बात तो निश्चित है। अदरवाइज तो फोर्स रिपल्सिव हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। वो ऐसा मॉडल तो कभी स्टेबल हो ही नहीं सकता है, वैसा मॉडल तो कभी स्टेबल हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, फोर्स रिपल्सिव है। सो व्हाट आई कैन राइट इज mv²/r equals to na/r⁴n+1। so v² into r⁴n is na/m। अगर मुझे वेलोसिटी रेडियस निकालने का कोई इच्छा नहीं है, कोई शौक नहीं है, तो मैं सीधा एक काम करता हूं। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज ½ m into v², and we can clearly see this is na/2 times r⁴n। ठीक है, सो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो तो हमें दे रखा है -a/r⁴n। तो जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी इन दोनों का एडिशन a/r⁴n n/2 So this is the energy expression, and ध्यान देना, this quantity is a definitely a positive quantity। देखो अभी तक चर्चा तो इसी बात पे हो रही थी, जो भाई अल्टीमेटली ये जो एनर्जी है वो एनर्जी हमारी नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि इंफिनिटी पे तो इंटरेक्शन को हम 0 मान रहे हैं, सारी चीज का डेरिवेशन ही उस बात पे हुआ है। सो
फॉर स्टेबल ऑर्बिटल, फॉर स्टेबल ऑर्बिटल E मस्ट बी लेस देन 0, ये हमारा होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, जो n/2 - 1 है वो हमारा लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है तो E को नेगेटिव करने के लिए बात वाला क्वांटिटी को नेगेटिव होनी पड़ेगी, यानी n/2 इज लेस देन 1, यानी n इज लेस देन 2। n जो होगा वो डेफिनेटली हमारा 2 से कम तो होना ही पड़ेगा। इसीलिए जब मैंने 3/2 लिया मॉडल अच्छा आया, और जब मैंने 3 लिया तो मेरा मॉडल जो है वो हमारा वाहियात आया। तो सिंपल सी बात है, फॉर स्टेबल मॉडल we can directly say n must belong to 0 to 2। सर एग्जैक्ट 0 पे क्या होगा? एग्जैक्ट 0 पे तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि फोर्स हमारा 0 हो जाएगा। ए हमारा पोटेंशियल एनर्जी हमारा कांस्टेंट है, तो फोर्स हमारा 0 है। तो फोर्स 0 है तो भाई वो इलेक्ट्रॉन जो है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो हमें गोल गोल घूम ही नहीं सकता है। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा? So n must belong to 0 to 2 for the model to be stable. अच्छा, we have derived it for the circular orbit, ठीक है? But this is valid always for any enclosed orbit the orbit is stable in a potential field, in a potential energy field U equals to -a/r to the power n if n belongs to 0 to 2, where a is greater than 0। कोई भी एनक्लोज ऑर्बिट हो, मैं यहां पर क्लेम नहीं कर रहा हूं वो सर्कुलर है या इलिप्टिकल है या कुछ भी है, वो ऑर्बिट स्टेबल तभी होगा अगर पोटेंशियल फील्ड ये दे रखा है -a/r to the power n, जहां पर a हमारा पॉजिटिव है, अगर n हमारा 0 to 2 के बीच में लाई करे। अदरवाइज जो भी हमारा मॉडल होगा, जो भी हमारा ऑर्बिटल होगा, वो हमारा एक स्टेबल ऑर्बिटल नहीं बनने वाला है। सो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेबल ऑर्बिटल, दिस इज अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। फोर्स अट्रैक्टिव होनी चाहिए, दैट वाज द ओनली नेसेसरी पार्ट। फॉर द सफिशिएंसी पार्ट, दिस कंडीशन हैज टू बी साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड। मैं इसका प्रूफ और डेरिवेशन पे जा नहीं रहा हूं, इसके जाने का कोई मतलब नहीं है। ये एज अ रिजल्ट जो है इसको याद कर लो। डेरिवेशन इज बिट टीडियस, किया सकता है, आई कैन डू इट, बट एक्चुअली कोई खास जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है? कुछ ज्यादा सीखने को नहीं मिलेगा उसमें। दैट इज अ लिटिल बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जेईई एडवांस्ड, ठीक है? So for the enclosed orbit, the orbit is stable for the potential energy field -a/r to the power n, जहां पर a हमारा पॉजिटिव है, if and only if n is a greater n belongs to 0 to 2, this has to be remembered, ठीक है? इसको याद रख लो डायरेक्टली। So दोस्तों, hypothetical Bohr model is completed and our atomic structure is completed too, ठीक है?